क्या इन घटनाओं पर लगाम लगाने का कोई तरीका है या इसी तरह से घटनाएं घटती रहेंगी? जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ताबड़तोड़ आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशंस जो किए हैं, सेना ने और पुलिस ने आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है। कल ही आपने देखा होगा कि सीमावर्ती क्षेत्र LOC के नज़दीक जो रजौरी का क्षेत्र है, वहाँ आतंकवादियों की जो घुसपैठ करके आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसे थे और उन्होंने सेना के कैंप में वहाँ फिदाइन हमला करने की कोशिश की। सेना ने उन दोनों फिदाइन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और बड़ी आतंकी घटना को विफल किया। हालांकि इस ऑपरेशन में हमारे सेना के 4 जांबाज वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। पूरा देश ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपने जांबाज वीर बलिदानियों को नमन करता है। उसी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी शान के साथ मनाया जा रहा है। हजारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बुजुर्ग सब हाथों में तिरंगा झंडा लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और उसी बीच इस प्रकार का षड्यंत्र जो टारगेटेड किलिंग्स का है उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा में हुआ है। कल ही आपने देखा होगा कि बांडीपुरा के अंदर इतना भव्य तिरंगा रैली वहां के बच्चों ने निकाली। स्कूल के बच्चों ने इंडिया बनाया। वहां इंडिया बनाने के बाद जो छोटे छोटे बच्चों ने, बेटियों ने जबरदस्त तिरंगा रैली बांडीपुरा शहर के बीचों बीच निकाली। पूरी दुनिया ने देखा कि बांडीपुरा के लोग हों, बारामूला के हों, कुपवाड़ा के हों, शोपियान, कुलगाम, श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा या अनंतनाग के हों, हर बच्चे बच्चे के दिल में हिंदुस्तान बसता है। और जब चारों तरफ कश्मीर घाटी में तिरंगे झंडे ही तिरंगे झंडे हैं, तो ऐसे कायर पाकिस्तानियों को तकलीफ हुई। इनके जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं, उन्होंने इस प्रकार से एक बिहार के रहने वाले एक गरीब मजदूर को निशाना बनाया, जो कि बहुत ही दुखद है। और जिन ने भी इस साजिश को अंजाम दिया है, इस खूनी वारदात के अंदर जो भी शामिल हैं, वो भी नहीं बच पाएंगे। कुछ दिन पहले राहुल भट्ट हो या अमरीन भट्ट जो टीवी कलाकार थी, उनके कातिलों को भी मौत के घाट भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उतारा है। इनको भी नहीं छोड़ेंगे। जी, मैं बड़े गंभीरता से सुन रहा था कि कमर तोड़ के रख दी गई है जिहादियों की। तो ये टूटी हुई कमर से ये हाल है कि वो किसी को भी निशाने पर ले लेते हैं और किसी को भी मार देते हैं। तिरंगा यात्रा बनाने से और जगह जगह राष्ट्रगान गाने से माहौल तो अच्छा होता है जी, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट से जिहाद से नहीं लड़ा जा सकता। अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप बना करके उसको वायरल कर देना और उस पर बताना कि कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, उससे जिहाद की मारक क्षमता कम नहीं होती है। ठीक है, फिजा अच्छी बन जाती है, देश भर में ये भ्रम जरूर फैल जाता है कि कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, और उस भ्रम के कारण बहुत से निर्दोष फिर चले आते हैं कश्मीर काम करने, मजदूरी करने, और इस तरह बेमौत मारे जाते हैं। जिहाद से लड़ने के लिए जिस तरह की तैयारी चाहिए, जिस तरह का मन चाहिए, वो अभी दिख नहीं रहा है धरातल पर। ठीक है, जिहादी जिसे वैद्य साहब, ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, क्या रोकने का वाकई कोई तरीका है, या फिर जब ये पता ना हो कि हमला करने वाले कौन है, कहां से आएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है? ये देखिए, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, आप जानते हैं कि ये पिछले साल सितंबर में जब ISI चीफ ने मीटिंग की मुजफ्फराबाद में और रियलाइज किया कि हमारे बहुत सारे कार्डर, हमारे हथियारों का नुकसान हो रहा है एनकाउंटर्स में, तो इस तरह की रणनीति को इस्तेमाल करना शुरू किया
जिसमें बहुत सारी टारगेट किलिंग्स हुई। और इसमें आप सभी जानते हैं कि किस तरह से सिर्फ रेडिकल यूथ को एम्प्लॉय किया जाता है, जिसका आप शायद पुलिस एजेंसीज को नॉलेज भी नहीं होती है। आपको ज़रूरत है लड़के होने चाहिए जो इतने रेडिकलाइज हों कि वो आपका इशारे पे काम कर रहे हैं, और उनको छोटा हथियार पहुंचाया जाए किसी तरीके से और टारगेट दिया जाए, इसको मार दीजिए। तो इसका जब तक रेडिकलाइज्ड यूथ रहेगा और जब तक इस छोटे हथियारों की अवेलेबिलिटी रहेगी, मैं समझता हूँ ऐसे हादसे जहां भी साफ टारगेट उनको मिलेगा, चाहे वो आउटसाइड लेबरर हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हो, चाहे वो जो पॉलिटिकल बीजेपी के पॉलिटिकल वर्कर्स हों, या कोई भी साफ टारगेट, इवन कश्मीरी मुस्लिम्स अगर साफ टारगेट होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये जिहाद है। इस जिहाद को जैसे सुशील पंडित जी कह रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। इससे हम उस स्तर पे लड़ना, एक रणनीति हमें भी इस तरह की बनानी पड़ेगी। कुछ चेक इस पे हुआ है, जो भी जिसने ये कार्रवाई की उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज किया गया, वो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसको रोक पाना वो तभी मुमकिन होगा जब तक आप पूरी तरह से इस पे जंग नहीं लड़ेंगे, रेडिकलाइजेशन पर या हथियारों की अवेलेबिलिटी। नीलोफर मसूद भी इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलोफर मसूद, क्या ये आपको लगता है कि जो कह रहे हैं रविंद्र रैना कि तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे तिरंगा उठाकर घूम रहे हैं, ये उसकी बौखलाहट है? पहले ही मैं आपके मीडियम के माध्यम से जो ये घटना हो गई है, मैं इसका खंडन करती हूँ और कड़े शब्दों में चाहूंगी कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया। यहाँ पर मैं पहले सहमत हूँ सुशील पंडित जी से, जिन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो ये हम हाइपर नेशनलिज्म इन इंडिया ला रहे हैं, तो ठीक है, यही है कि हमारे दिलों में हिंदुस्तान बसता नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल से पहले यहाँ पर अपने देश के झंडे फहराए नहीं जाते थे। मैनेजमेंट सो रहे हैं, आप देख लीजिए उसका काउंटर किस तरीके से किया जाता है। यहाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो माहौल जो हमने जिसका वादा किया है एब्रोगेशन के बाद, कम से कम वो सपना हमने लोगों को दिखाया, वो यहाँ पर बराबर करे। कहीं सेंस ऑफ बिलोंगिंग है नहीं, ऑलरेडी एक फेयर है लोगों में, अनसर्टेनिटी है यहाँ के लोगों में। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया है कि बाहर के लोग आएंगे, वो हमें डोमिनेट करेंगे, यहाँ पर हमारी डेमोग्राफी चेंज करेंगे। तो जब ये सोच यहाँ पर है, उस सोच को नीलोफर मसूद, आप तो ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उससे पहले इस तरह की कोई बड़ी घटनाएं हुई नहीं, बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं। ये 370 हटने के बाद ये आम कश्मीरियों का डर आप बता रही हैं इसको? नहीं, देख लीजिए जो टारगेट किलिंग है, ये माहौल देख आप लीजिए कि कितने सालों के बाद फिर से हो गया। जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल है, खाली आउटसाइडर्स ही नहीं बल्कि पंडित बरादरी के लोग, टीचर्स, डिफरेंट लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स जो है उनको टारगेट किया गया चुन कर। यानी उन्हें इस बात का डर है कि दूसरा व्यक्ति यहाँ आके मजदूरी कर रहा है, जिस व्यक्ति का काम मजदूरी करना है, जिसका काम अपना पेट पालना है, जो आपके लिए आपके चंद पैसों पे अपना काम करता है केवल जीवनी चलाने के लिए, वो आपकी डेमोग्राफी बदल देगा, ये डर है। सुशील पंडित क्या कहेंगे? देखिए, ये नीलोफर जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, खुद फारूक अब्दुल्ला ने एक भाषण में कहा था कि क्या ये कश्मीर में बाहर से लोगों को बसाकर हमारी तादाद कम कर देंगे, हम लड़ेंगे, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। ये उनका भाषण है। आज ये कह रही हैं कि आपने घाटी में ये डर पैदा कर दिया है कि डेमोग्राफी बदलेगी। वो डर किसने पैदा किया है? वो डर इन्हीं सियासी पार्टियों ने पैदा किया है, भड़काया गया है, बरगलाया गया है, और आज फिर इसी बात पर रोया जा रहा है कि इस डर को कैसे कम किया जाए। किसी पार्टी का मंशूर पूरा करने के लिए जबरदस्ती आप चीजें थोप नहीं सकते। एक रिटाइलेशन तो हो जाएगी। अब देखिए, अब इस मर्डर को रैशनलाइज किया जा रहा है कि रिटालिएशन हो जाएगी, ये रिटालिएशन बताया जा रहा है। तो आप पहले अपना मंशूर साफ कीजिए कि आप चाहते हैं क्या है। आप इसकी मजम्मत भी करते हैं, इसको रिटालिएशन भी कहते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। आप खड़े कहाँ हैं? झंडा कभी फहराया नहीं गया है और दर्शाना क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान के साथ रविंद्र रैना इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। रिटालिएशन है। आप हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी नहीं मानने के लिए तैयार हैं, ये समस्या है ना?
आप कश्मीर को अलग से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, सबकी एक नागरिकता होती है, उस राज्य से भी उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान जुड़ा रहता है जिस राज्य का वो है, लेकिन है तो हिंदुस्तानी। सबको एक नजर से जिस दिन देखना शुरू करेंगे उस दिन चीजें ठीक होंगी ना। रविंद्र रैना, नहीं, दिल्ली में देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है। वो कन्याकुमारी में भी मनाया जा रहा है, वो गुजरात में भी है, वो अरुणाचल में भी है, वो बंगाल में भी है, तमिलनाडु में भी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह। और जम्मू कश्मीर चूंकि भारत देश का हिस्सा है तो जम्मू कश्मीर में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान शान से जम्मू कश्मीर के लोग बना रहे हैं। इसमें कोई रिटेलिएशन वाला जो शब्द हमारी बहन ने इस्तेमाल किया है, इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग ना किया जाए तो ठीक है। यह हमारे देश के 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है। 135 करोड़ हिंदुस्तानी बना रहे हैं। आपने 2 दिन पूर्व देखा सीमावर्ती जिले पुंछ के मेंढर में जी, भारतीय सेना के जांबाज अमर शहीद चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब की माता श्रीमती राज बेगम ने अपने घर में तिरंगा झंडा फहराकर कहा कि यह तिरंगा झंडा मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। ये तो शान से लोग फहरा रहे हैं और फहराना ही है, क्योंकि हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं। ये कोई विशेष अभियान केवल जम्मू कश्मीर में नहीं लिया गया है, पूरे भारत में है और शान के साथ जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो रही है जो ये कहते थे कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज उनकी नजरों के सामने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे ही तिरंगे हैं और दुनिया देख रही है। वकार भट्टी सुन रहे हैं, आप बताइए। लोगों के दिल में तिरंगा। जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए बोलिए। मैं अरविंदर राणा साहब से बात जरूर करना चाहता हूं यहाँ। अरविंदर राणा साहब जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ हैं और मेरा बनता है कि मैं इनसे कुछ सवाल जरूर करूं। तिरंगा हर घर चढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई भी जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं चाहता कि तिरंगा किसी के घर में नहीं फहराना चाहिए। तिरंगा आप हर घर में फहराएं, लाल चौक में भी फहराएं, पीर पंजाल में भी फहराएं, चनाब वैली में भी फहराएं, जम्मू में भी फहराएं, कठुआ में भी फहराएं, लद्दाख में भी फहराएं। लेकिन मुझे ये कोई बता दे अरविंदर राणा साहब, क्या तिरंगा फहराने से जम्मू कश्मीर में किलिंग्स बंद हो रही है? तिरंगा फहराने से टारगेट किलिंग बंद हो रही है? तिरंगा फहराने से क्या जस्टिस मिल रहा है? तिरंगा फहराने से क्या इंसाफ मिल रहा है? अगर ये चीजें मिल रही है कश्मीर की आवाम को, पीर पंजाल की आवाम को, चनाब वैली की आवाम को। अरविंदर राणा, मैं एक ही डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, रजौरी से हैं। मैं 10 किलोमीटर दूर कल फिदाइन अटैक 15 साल के बाद दरहाल मलका में हुआ, आर्मी कैंप के ऊपर 4 सेना के जवान मारे गए और 2 मिलिटेंट मारे गए। लेकिन उसमें भी रविंदर राणा साहब बहुत बड़ी जीत समझ रहे हैं। 4 सेना के नौजवान इस दुनिया से चले गए, लेकिन रविंदर राणा जी को जीत इसमें हासिल हो रही है। कल बिहार का एक मजदूर मारा गया, उसको टारगेट किलिंग में उसकी जान ले ली गई। इनको इनकी जीत शामिल आ रही है कि इनको जीत मिल रही है। तो मैं कह रहा हूं भाई, तिरंगा फहराइए, हर घर फहराइए, जश्न मनाइए, लेकिन जश्न के साथ कश्मीरियों को क्या दें? रविंद्र रैना जवाब दीजिए, सवाल आ गया, सवाल आ गया। रविंद्र रैना जवाब दीजिए। देखिए, यहां तक बात है तिरंगा झंडा फहराने की। तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगे से हमारी पहचान है, तिरंगा झंडा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। जब आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में है तो जम्मू कश्मीर के लोग भी उसको मना रहे हैं। रही बात आतंकवादियों की, तो चुन चुन कर उनका सफाया पहले भी किया गया है, आज भी हो रहा है। कल भी दरहाल जिसका जिक्र आपने किया, वहां दोनों फिदाइन जो बॉमर्स हैं उनको सेना के जवानों ने आधी रात को मौत के घाट उतार दिया। वो बड़ी आतंकी घटना करने की फिराक में थे। जरूर इसमें एक दुखद घटना रही कि इस एनकाउंटर में हमारे 4 सेना के जांबाज वीर शहीद हो गए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है, उनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को। लेकिन उनकी इस वीरता की गाथा को भी पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि उन्होंने सुसाइड बमर्स को आधी रात को रजौरी के दराल में मौत के घाट उतारा। और जो बिहार के हमारे एक मजदूर साथी को बांडीपुरा में जिन लोगों ने निशाना बनाया है, उन लोगों को भी उनके इन पापों की सजा जरूर मिलेगी। जैसे पहले इन आतंकवादियों का सफाया होगा, तमाम इन आतंकवादियों को निस्ते नाबूद किया जाएगा। ठीक है, सुशील पंडित, मैं फिर से एक बार आपके पास लौट कर आना चाहता हूं। आपने कहा कि इस पे बड़े एक्शन की जरूरत है, लेकिन समस्या यह है कि हर नागरिक के ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है? दूसरी बात यह कि जो आतंकवादी हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा,
इसका अभी तक कोई ठोस तरीका नहीं निकला है कि कौन आकर हथियार चलाने वाला है, और अब तो छोटे छोटे वेपन से हमला हो रहा है। देखिए राम मोहन जी, जब आप आतंकवाद से और जिहाद से लड़ते हैं तो जवाबी कार्रवाई करके आप आतंकवाद और जिहाद को नहीं हरा सकते। आप पहले बैठ करके इंतजार करें कि अगला आदमी कौन मौत के घाट उतारा जाएगा, फिर ढूंढें कि उसको किसने उतारा और किसने मारा और जाके उसको मारे। ऐसे काम नहीं चलता है। आपको जिहादी संगठनों से 2 कदम आगे सोचना और काम करना पड़ेगा, और ये रणनीतियां हमारे सुरक्षा तंत्र का एक हिस्सा है। ऐसा करते आए हैं, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आज केवल जवाबी कार्रवाई, मुंह तोड़ जवाब, ये जवाब से काम नहीं चलेगा। आपको इनसे सवाल पूछने पड़ेंगे। ये आज आपसे सवाल पूछते हैं और आप जवाब तलाशते हैं। उस तरह की कार्रवाई के लिए सबसे पहले आपको कमर कसनी पड़ेगी। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप जिहाद से मुकाबिल हैं, आप किसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से मुकाबिल नहीं है। आप किसी सिर फिरे भटके हुए नाराज युवा से मुकाबिल नहीं है। आप एक युद्ध लड़ रहे हैं। देयर इज अ वॉर इम्पोज्ड ऑन अस। ये एक गैर पारंपरिक युद्ध है जी, और उस युद्ध को युद्ध की तरीके से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हर नागरिक को निशाने पे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इनके आका हैं, जो इनके संगठन है, जहां इनकी योजना बनती है, जहां इनके हथियार बांटे जाते हैं, जैसा वैद साहब ने कहा, उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना सिर्फ जवाबी वकार कार्रवाई भट्टी। से सीना जी, ठोककर तिरंगा हिलाकर काम नहीं होगा। मैं यहाँ सुशील पंडित की बात से एग्री हूँ एक बात पे, और मैं वेद साहब भी यहाँ बैठे हैं, हमारे सीनियर हैं, और अरविंदर राणा साहब भी बैठे हैं, हमारी बहन बैठी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं एक एक्टिविस्ट हूं और मुझे पता है कि जब लोगों की जानें जाती हैं तो यहाँ पॉलिटिकल फायदे हर तरीके से लोग देखते हैं अपनी अपनी सियासत के लिए। तो मैं वो फायदा नहीं देखना चाहता हूं। मेरे लिए हिंदू मरे या मुसलमान मरे, मेरे लिए सब बराबर हैं। एक इंसान की जान जाती है। अब अगर आप चाहते हैं कश्मीर का सोल्यूशन, जम्मू कश्मीर में गोली ना चले, तो जम्मू कश्मीर को आपको 1947 से पहला जम्मू कश्मीर बनाना पड़ेगा। उसके लिए या पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी या पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ेगा। अगर जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे या युद्ध नहीं करेंगे, तो अगर आप कहेंगे यहाँ गोली रुक जाएगी, तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि गोली यहाँ रुक सकती है। जश्न मनाने से, फंक्शन बड़े करने से, नाच गाना करवाने से, श्रीनगर में थिएटर बनाने से, शराब बार खोलने से वकार भट्टी, आप देश को युद्ध में झोंक देने के पैरोकार हैं, और आप बता रहे हैं कि हिंदू का खून बहे या मुसलमान का खून बहे, वो खून आपको खटकता है, वो चुभता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि युद्ध के माहौल में झोंक दीजिए। देखा है, युद्ध भी देखा है हमने, युद्ध देखा है और कई युद्ध देखे, युद्ध के परिणाम भी देखे, फिर घुटनों पर सिर झुकाते पाकिस्तानी भी देखे युद्ध के बाद। सर 72 साल से हम युद्ध देख रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के 5 टुकड़े हो गए हैं। एक बाग को आपने लग लग टुकड़ों में बांट दिया है। गिलगित बन गया, आजाद कश्मीर जिसको पीओके कहा जाता है, चाइना के पास लद्दाख और कश्मीर 1947 से पहले जो बहुत बड़ी रियासत थी उसको टुकड़ों में बांट दिया सर, अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल लोगों ने। तो हम फिर भी ना कहें युद्ध ना हो, क्योंकि हम युद्ध में हैं। अब करिए युद्ध, हम नहीं मरना चाहते हैं, ना मैं हिंदू की मौत देखना चाहता हूं, ना मुसलमान की देखना चाहता हूं। तो अगर आप सब पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो फिर युद्ध करें खुल के, सब मरते हैं, फिर क्या करेंगे हम? तो आप ये कम से कम मानने के लिए तैयार हैं कि इन मौतों का जिम्मेदार पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हरा देंगे, निपटा देंगे, तो इसके बाद ये झगड़े खत्म हो जाएंगे? पाकिस्तान से बड़ा यहाँ पॉलिटिकल जो किलिंग्स होती है वो पॉलिटिकल लोगों की वजह से होती हैं। यहाँ के सियासी नेताओं की वजह से यहाँ किलिंग्स हो रही है। सबसे पहले इस जड़ को खत्म करना है। जो सियासी पॉलिटिकल जमाते हैं, लग जमाते, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस, उनका हिसाब उनके हिसाब से होगा। लेकिन एसपी वैद्य साहब, जो सुशील पंडित कह रहे थे कि एक एग्रेसिव पॉलिसी होनी चाहिए, केवल इस बात का इंतजार कि कहीं घटना घट गई है, फिर हम उनको 2 आतंकवादियों को घेर लिया, उनको न्यूट्रलाइज कर लिया या एनकाउंटर में मार दिया, क्या आपको लगता है कि यह तरीका ठीक है? नहीं, वो तरीका बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि वही सब कुछ है। वो जो इन्वॉल्व हैं उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये जो कट्टरपंथी मानसिकता है, इससे लड़ने के लिए हमें युद्ध स्तर पर एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, जो नहीं देखने में आ रहा है। आपको कितने सैकड़ों मदरसा, हजारों मदरसा चलते हैं, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको कैसे तैयार किया जा रहा है,
वो देखना है आपको। पाकिस्तान सोशल मीडिया से किस तरह से बच्चों को गुमराह कर रहा है, उसको उस पर रोक लगनी है। हथियार किस तरह से आ रहे हैं उस पर रोक लगनी है। तब तक आप इस पूरे ये जो कोविड वॉर पाकिस्तान ने लॉन्च की है, इससे पूरे युद्ध स्तर पर लड़ना जरूरी। युद्ध स्तर पर रविंद्र रैना, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। मैं ये चाहता हूं कि क्या एग्रेसिव पॉलिसी होगी? ठीक है, बच्चे तिरंगा उठा रहे हैं, ठीक है, भारत का झंडा पूरे जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है, लहराना चाहिए, लेकिन क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और एग्रेसिव पॉलिसी की जरूरत है? बिल्कुल एग्रेसिव पॉलिसी जो है वो केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू है। आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक अगर एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है तो और क्या है? एयर स्ट्राइक बालाकोट के अंदर घुस के हमने पुलवामा हमले के बाद मारा, तो वो एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है तो क्या है? उड़ी हमले के बाद हमने घुस के पीओके के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी कैंप हैं उनको ध्वस्त किया, यही तो एग्रेसिव पॉलिसी है। और हिंटरलैंड में भी अपने जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को खुली छूट दी गई है। वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस यहां हो रहे हैं, लोगों का सहयोग हमको मिल रहा है, पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो गई हैं। शरेआम जो हड़तालों के कैलेंडर्स यहां निकलते थे जम्मू कश्मीर में, वो बंद हो गए हैं। पर नियंत्रण हुआ है और आगे भी निकलकर तिरंगा उम्मीद करते हैं कि इस पॉलिसी के तहत सफलताएं मिलेंगी। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।